नवंबर 1914 ब्रिटेन से एक खास जहाज रवाना होता है दुनिया के सबसे खतरनाक रहस्यमयी कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका की तरफ। नाम है एंड्योरेंस। ये कोई आम सफर नहीं था, ये एक ऐसा मिशन था जिसमें शामिल थे 28 लोगों का क्रू और उनका लीडर सर अर्नेस्ट शैकल्टन, जो कुछ ऐसा करना चाहता था जो दुनिया में आज तक किसी ने नहीं किया था। उनका सपना था पूरे अंटार्कटिका महाद्वीप को पैदल पार करना। सही सुना आपने, एक ऐसे जमाने में मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं, कोई जीपीएस नहीं, कोई स्मार्टफोन नहीं। अब शैकल्टन की नजर आखिरी सबसे बड़े पुरस्कार पर थी। 1900 किलोमीटर का वो बर्फीला रास्ता जो इंसानी सहनशक्ति की आखिरी और सबसे बड़ी परीक्षा थी। उनका प्लान सुनने में जितना सीधा था, करने में उतना ही असंभव। वेडल सी के तट पर उतरना, वहां से कुत्तों की स्लेज टीमों के साथ बर्फीले तूफानों और 50 डिग्री सेल्सियस की ठंड को चीरते हुए साउथ पोल को पार करना और फिर दूसरी तरफ रॉस सी पर इंतजार कर रहे अपने दूसरे जहाज तक पहुंचना। एक ऐसी यात्रा जिसमें 120 दिन लगने का अनुमान था, और यह सब बिना किसी जीपीएस, बिना किसी सैटेलाइट फोन या मॉडर्न टेक्नोलॉजी के। यह केवल हिम्मत, अनुभव और दिशा बताने वाले एक सेक्सटेंट के भरोसे की जाने वाली यात्रा थी। लेकिन यह प्लान इतिहास की सबसे बड़ी असफलताओं में से एक बनने वाला था, और यही असफलता मानव इतिहास की सबसे बड़ी और प्रेरणादायक संघर्ष गाथा को जन्म देने वाली थी। 5 नवंबर 1914 उनका जहाज एंड्योरेंस साउथ जॉर्जिया आइलैंड पहुंचता है, इंसानी दुनिया की आखिरी चौकी। जब उन्होंने शैकल्टन का प्लान सुना तो उनके अनुभवी चेहरों पर चिंता की लकीरें उभर आईं। स्टेशन के मैनेजर ने शैकल्टन को अपने ऑफिस में बुलाया, जहां दीवारों पर व्हेल्स के जब्दे और पुराने समुद्री नक्शे लटके थे। उसने कहा, सर, हम आपकी हिम्मत की दाद देते हैं, लेकिन इस साल मौसम अलग है। हमने अपनी जिंदगी में वेडल सी में इतनी ज्यादा और मोटी बर्फ कभी नहीं देखी। पुराने सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। यह बर्फ नहीं, एक ठोस दीवार है जो हर जहाज को निगल सकती है। आगे जाना, मौत को दावत देना है। कुछ महीने इंतजार कर लीजिए, बर्फ को पिघलने का मौका दीजिए। लेकिन शैकल्टन, जो पहले भी 2 बार अंटार्कटिका जा चुके थे और जिनके दिल में खुद को साबित करने की एक आग जल रही थी, अपनी जिद पर अड़ते रहे। उन्होंने मछुआरों का धन्यवाद किया और कहा, आपकी चेतावनी के लिए शुक्रिया, लेकिन मेरे जहाज का नाम एंड्योरेंस है और हम हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, हम आगे बढ़ेंगे। 5 दिसंबर 1914 को एंड्योरेंस उस सफेद समंदर में आगे बढ़ा। शुरुआती कुछ हफ्ते किसी रोमांचक सपने की तरह थे। जहाज बर्फ के विशाल टुकड़ों के बीच किसी माहिर नर्तकी की तरह रास्ता बनाता हुआ आगे बढ़ रहा था, लेकिन धीरे धीरे बर्फ घनी होती गई। सफेद दीवारें जहाज के दोनों ओर करीब आने लगी। जहाज से ऐसी आवाजें आने लगी जैसे कोई उसे धीरे धीरे दबा रहा हो। 18 जनवरी 1915 आते आते यह रोमांच एक बुरे सपने में बदल गया। जहाज पूरी तरह से बर्फ के एक विशाल मैदान में एक बादाम की तरह जम गया। वो अब अपनी मर्जी से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकता था। कुछ दिन बाद क्रू मेंबर्स ने जहाज से कुछ गज दूर बर्फ में 15 फीट की एक दरार देखी। यहाँ से निकलने की उनकी आखिरी उम्मीद। 3 घंटे तक जहाज के इंजन को पूरी ताकत से चलाया गया, जिससे पूरा जहाज कांपने लगा। क्रू मेंबर्स ने बढ़ती आरियों, कुल्हाड़ियों और छेनी से बर्फ को काटने की कोशिश की, लेकिन बर्फ इतनी मोटी और मजबूत थी कि उन पर कोई असर नहीं हुआ। वे अब बर्फ के कैदी थे, और सबसे बुरी बात यह थी कि जिस बर्फ की चट्टान में वे फंसे थे वो खुद समंदर में बह रही थी, लेकिन गलत दिशा में। उनकी मंजिल वासल बे अब उनसे हर दिन दूर जा रही थी। देखते ही देखते महीने बीत गए। अंटार्कटिका की भयानक सर्दियां आ गई, जिसका मतलब था हफ्तों तक 24 घंटे का अंतहीन अंधेरा और एक डरावनी खामोशी। बाहर का तापमान 50 डिग्री तक गिर जाता था। शैकल्टन जानते थे कि असली लद्दाई ठंड से नहीं, बल्कि उस अंधेरे से है जो इंसान के दिल में घर कर जाता है। उन्होंने एक सख्त दिनचर्या बनाई। दिन में वैज्ञानिक अपना काम करते, बाकी लोग कुत्तों की टीमों के साथ रेस लगाते, जिसे वे मजाक में अंटार्कटिक डर्बी कहते। शाम को जहाज के कॉमन एरिया में, जिसे उन्होंने द रिट्जे नाम दिया था, शैकल्टन के ग्रामोफोन पर संगीत की महफिलें सजती। उन्होंने उस निर्जन दुनिया में भी सभ्यता का एक छोटा सा द्वीप बनाए रखा था, लेकिन हर कोई इतना मजबूत नहीं था। जहाज का बरहई हैरी मैकनिश एक शानदार कारीगर, लेकिन तुनक मिजाज आदमी था। उसने दबी आवाज में शैकल्टन के फैसलों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। शैकल्टन ने इस विद्रोह को बड़ी समझदारी से संभाला, यह जानते हुए कि टीम का टूटना उनकी सबसे बड़ी हार होगी। इस बीच प्रकृति अपना काम कर रही थी। बर्फ का दबाव हर दिन बढ़ता जा रहा था। जहाज से ऐसी आवाजें आने लगीं जैसे कोई विशाल काय जीव दर्द से कराह रहा हो। हफ्तों तक 28 लोग अपने बिस्तर पर लेटे हुए अपने पैरों के नीचे अपने घर को धीरे धीरे मरते हुए सुनते रहे। जहाज पर मौजूद फोटोग्राफर फ्रैंक हर्ली
ने इस दौरान कुछ तस्वीरें लीं जो आज भी उस खौफ को बयां करती हैं। 24 अक्टूबर की शाम एक भयानक गड्डी धक-दहाहट के साथ बर्फ की एक चट्टान ने एंड्योरेंस का स्टर्न पोस्ट तोड़ डैश दिया और बर्फीला पानी तेजी से अंदर भरने लगा। क्रू ने 3 दिन और 3 रात लगातार पानी बाहर निकालने की कोशिश की, पर सब बेकार। आखिरकार शैकल्टन ने हार मान ली। उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल आदेश दिया, जहाज खाली कर दो। इस जहाज को फंसे हुए 9 महीने से ज्यादा हो चुके थे। 27 अक्टूबर 1915 एक धमाके जैसी तेज आवाज हुई। जहाज का पिछला हिस्सा 20 फुट ऊपर हवा में उठ गया। उसकी लकड़ियां टूट गईं और वो धीरे धीरे बर्फीले पानी में समाने लगा। अंटार्कटिका को पार करने का सपना अब टूट चुका था। अब सवाल सिर्फ एक था, क्या जिंदा वापस लौटना मुमकिन है? उनके पास कोई रेडियो नहीं था, कोई बाहरी दुनिया से संपर्क का जरिया नहीं। वे अंटार्कटिका के समंदर में एक बहती हुई बर्फीली चट्टान पर फंसे हुए थे। उनके पास बची थीं 3 छोटी नावें, कुछ जरूरी सामान और सिर्फ 30 दिन का राशन। शैकल्टन ने अपनी कैलकुलेशन की और सबसे करीबी जमीन का अंदाजा लगाया। पॉलेट आइलैंड लगभग 550 किलोमीटर दूर। विडंबना यह थी कि 12 साल पहले खुद शैकल्टन ने ही उस आइलैंड पर रेस्क्यू का सामान रखवाया था। अब वो खुद उसी के भरोसे थे। उन्होंने फैसला किया कि वे पॉलेट आइलैंड की तरफ पैदल जाएंगे। हर आदमी को सिर्फ 2 पाउंड तक का जरूरी सामान ले जाने का आदेश दिया गया। फोटोग्राफर फ्रैंक हर्ली अपने 400 नेगेटिव्स में से सिर्फ 150 ही बचा सके। खाने की कमी के चलते उन्हें अपने साथ लाए गए प्यारे कुत्तों और जहाज की बिल्ली मिसेस चिप्पी को भी गोली दहला देने वाला फैसला लेना पेचीदा था, ताकि उन्हें धीमी और दर्दनाक जाया जा सके। कुछ दिन की तैयारी के बाद उन्होंने सामान खींचना शुरू किया। हर नाव का वजन 1 टन था और गर्मियों की नरम घुटनों तक धंसने वाली बर्फ पर उन्हें खींचना नामुमकिन साबित हुआ। 3 घंटे की जान तोड़ने वाली मेहनत के बाद वे सिर्फ 8 मील ही चल पाए थे। हारकर शैकल्टन ने फैसला किया कि वे यहीं कैंप करेंगे और बर्फ के टुकड़े के साथ बहकर जमीन के पास पहुंचने का इंतजार करेंगे। इस कैंप को नाम दिया गया ओशन कैंप। 21 नवंबर 1915 को उन्होंने दूर से एंड्योरेंस जहाज को हमेशा के लिए बर्फ के नीचे डूबते हुए देखा। यह एक गहरा भावनात्मक सदमा था, मानो दुनिया से उनका आखिरी लिंक भी टूट गया हो। अगले कुछ महीने बेहद कठिन थे। खाने की कमी से बचने के लिए क्रू हर दिन एक बिस्किट और शिकार किए गए सील्स और पेंगुइन्स पर गुजारा कर रहा था। शैकल्टन अक्सर खाने की मात्रा को लेकर झूठ बोलते ताकि क्रू का मनोबल बना रहे। 23 मार्च 1916 की सुबह उन्हें दूर पहाड़ दिखे, लेकिन यह अच्छी खबर नहीं थी। वे इतना आगे बह चुके थे कि पॉलेट आइलैंड पीछे छूट चुका था। अब उनके सामने सिर्फ 2 छोटे द्वीप बचे थे, क्लेरेंस आइलैंड और एलिफेंट आइलैंड। इसके बाद था हजारों किलोमीटर तक फैला दुनिया का सबसे खतरनाक समंदर, ड्रैक्स पैसेज, जहां से बच निकलना नामुमकिन था। 7 अप्रैल 1916 को जब उन्हें क्लेरेंस आइलैंड दिखा तो उम्मीद जागी, लेकिन तभी हवा ने दिशा बदल ली और उन्हें जमीन से दूर धकेल दिया। उनकी बर्फीली चट्टान भी अब टूटकर सिर्फ 55 मीटर की रह गई थी। अब और इंतजार करना खतरनाक था। शैकल्टन ने फैसला किया कि वे अपनी 3 नावों में बैठकर आगे बढ़ेंगे। यह सफर खतरनाक था। एक रात उनका आइसबर्ग 2 हिस्सों में टूट गया और एक क्रू मेंबर अर्नी होलनेस बर्फीले पानी में गिर गया। उसे बड़ी मुश्किल से बचाया गया। हाइपोथर्मिया से बचाने के लिए शैकल्टन ने उसे पूरी रात चलने का आदेश दिया, ताकि उसके शरीर की गर्मी से ही उसके कपड़े डिद्धे सूख जाएंगे। प्यास की वजह से सबके होंठ फट गए थे और खाना निगलना भी मुश्किल हो रहा था। इसी बीच धीरे धीरे उनका बर्फ का टुकड़ा एलिफेंट आइलैंड की तरफ बहता गया। जब यह सिर्फ 50 किलोमीटर दूर रह गया तो शैकल्टन ने नावों को पानी में उतारने का आदेश दिया। 15 अप्रैल 1916 क्रू को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। 457 दिनों के बाद उनके पैरों के नीचे आखिरकार ठोस जमीन थी। वे सही सलामत एलिफेंट आइलैंड पहुंच गए थे। उनके चेहरे बबूल की कालिख से काले, बाल और दाढ़ी बर्फ से जमे हुए और कपड़े चिथड़ों में थे। सभी लोग बहुत खुश थे, लेकिन वे इस बात से अनजान थे कि उनकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी। उनके एक साथी के पैर काम करना बंद कर चुके थे, दूसरे को दिल का दौरा पड़ा था और सबसे बड़ी मुसीबत यह थी कि एलिफेंट आइलैंड पूरी तरह से वीरान था। शैकल्टन जानते थे कि यहाँ रुकने का मतलब मौत है। उन्होंने मानव इतिहास का सबसे साहसी और आत्मघाती फैसला लिया। वे अपने 22 लोगों को द्वीप पर छोड़कर 5 सबसे मजबूत साथियों के साथ सिर्फ 22 फुट लंबी नाव जेम्स केयर्ड में बैठकर 1300 किलोमीटर दूर साउथ जॉर्जिया द्वीप से मदद लेने जाएंगे। 24 अप्रैल 1916
वे उस छोटी सी नाव में निकल पड्डी डे है। यह सफर किसी भी पैमाने पर असंभव था। 16 दिनों तक उनका सामना 7 फुट ऊंची लहरों से हुआ, जो किसी पहाड़ की तरह उनकी नाव पर टूटती थी। एक रात शैकल्टन ने अंधेरे में क्षितिज पर एक अजीब काले बादल को उनकी तरफ आते देखा। जब वो पास आया तो उन्हें एहसास हुआ कि वो बादल नहीं बल्कि एक विशालकाय दानवी लहर थी जो उन्हें निगलने आ रही थी। उस लहर के प्रहार ने नाव को लगभग तोड़ ही दिया था, लेकिन किसी चमत्कार से वे बच गए। 10 मई 1916 को वे साउथ जॉर्जिया पहुंचे, लेकिन उनकी परीक्षा अभी भी बाकी थी। किस्मत ने उन्हें द्वीप के गलत वीरान किनारे पर पहुंचाया था। मदद एक व्हेलिंग स्टेशन के रूप में द्वीप के दूसरी तरफ थी और उनके बीच में थी 9000 फुट ऊंची बर्फीली और ग्लेशियरों से ढकी पर्वत श्रृंखला, जिसे आज तक किसी ने पार नहीं किया था। थके हुए, भूखे और लगभग टूटने की कगार पर शैकल्टन ने फिर एक असंभव फैसला लिया। बिना टेंट, बिना स्लीपिंग बैग और बिना किसी पर्वतारोहण उपकरण के वे अपने 2 साथियों के साथ उस पर्वत श्रृंखला को पार करने निकल पड़े थे। 26 घंटे तक वे लगातार चलते रहे। थकान और भूख से उन्हें अजीब वहम होने लगे। उन्हें लगा कि उनके साथ कोई चौथा व्यक्ति भी चल रहा है जो खामोशी से उन्हें रास्ता दिखा रहा है। एक जगह अंधेरे में वे एक सीधी ढलान पर फंस गए। तब शैकल्टन ने एक जुआ खेला। उन्होंने अपनी रस्सी को लपेटा और उस पर बैठकर बर्फ की उस अनजान ढलान पर नीचे फिसल गए। और फिर 36 घंटों के लगातार संघर्ष के बाद उन्हें वो आवाज सुनाई दी, एक कारखाने की सीटी की आवाज। पहले तो उन्हें लगा कि यह भी कोई वहम है, लेकिन जब आवाज दोबारा आई तो वे जानते थे कि उन्होंने कर दिखाया है। वे किसी बच्चे की तरह एक दूसरे से लिपटकर रो पड़े। जब ये 3 लोग व्हेलिंग स्टेशन में पहुंचे तो स्टेशन का मैनेजर, जो शैकल्टन को पहले से जानता था, उन्हें पहचान भी नहीं पाया। जब उसे एहसास हुआ कि यह कौन है तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन शैकल्टन ने आराम नहीं किया। उनके 22 आदमी अभी भी एलिफेंट आइलैंड पर उनका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया। 1, 2, 3 बार उन्होंने कोशिश की, लेकिन हर बार अंटार्कटिका की मोटी बर्फ ने उनका रास्ता रोक दिया। इस बीच एलिफेंट आइलैंड पर फंसे लोग 2 उलटी नावों के नीचे रह रहे थे। उनका खाना खत्म हो रहा था और उम्मीद भी, लेकिन उनके लीडर फ्रैंक वाइल्ड हर सुबह सबको जगाकर एक ही चीज दोहराते, अपना सामान बांध लो दोस्तों, बॉस आज आ सकते हैं। 4 महीनों बाद लोगों की हिम्मत जवाब देने लगी थी, लेकिन फ्रैंक वाइल्ड का विश्वास नहीं टूटा। और फिर 30 अगस्त 1916 को, जब वे लगभग सारी उम्मीद खो चुके थे, उन्हें दूर समुद्र में एक जहाज दिखाई दिया। यह शैकल्टन थे। वे अपनी चौथी कोशिश में कामयाब हुए थे। जब जहाज नजदीक आया तो शैकल्टन चिल्लाए, क्या तुम सब ठीक हो? और जवाब आया, हाँ बॉस, हम सब ठीक हैं। लगभग 2 सालों तक बर्फ, समुद्र और पहाड़ों से लड़ने के बाद शैकल्टन और उनका क्रू वापस अपने घर लौट रहा था। उन्होंने अपना मिशन पूरा नहीं किया था, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया था जो और भी ज्यादा चमत्कारी था। वे 27 लोगों के साथ निकले थे और सभी 27 लोगों के साथ वापस लौट रहे थे। यह कहानी सिर्फ बचने की नहीं है, यह एक वादे की कहानी है। यह उस लीडर की कहानी है जिसने अपने लोगों से कहा था, मैं तुम्हें घर वापस लाऊंगा। और फिर उस वादे को निभाने के लिए वो नर्क के दरवाजे तक जाकर लौट आया। शैकल्टन ने साबित किया कि सच्ची एंड्योरेंस सिर्फ शरीर की नहीं, बल्कि उम्मीद, वफादारी और उस मानवीय जज्बे की होती है जो कभी हार नहीं मानता। आज भी 100 साल से ज्यादा समय बाद जब साउथ जॉर्जिया आइलैंड पर शैकल्टन की कब्र पर लोग जाते हैं, तो वे एक खोजकर्ता को नहीं बल्कि उस महान लीडर को श्रद्धांजलि कर देते हैं जिसने असफलता को इतिहास की सबसे बड़ी सी जीत में बदल दिया। दोस्तों, आपको ये महागाथा कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि आज की दुनिया में ऐसा नेतृत्व संभव है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।